नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं बिंदु, और ये बिंदु है अपना मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, हम यहाँ पे मनोविज्ञान के जो भी स्कूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, जैसे हम मान लेते हैं संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, इसी को दोस्तों प्रयोगात्मक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगात्मक संप्रदाय भी इसी को कहा जाता है। अब बेसिकली आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये होता क्या है, संप्रदाय नाम की जो चीज़ है ये होती क्या है, ये क्यों ऐड करी गई है यहाँ पे। देखो, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, अलग अलग समय पे अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए। वो लोग, कोई मनोवैज्ञानिक प्रयोजनवाद को फॉलो करता था, कोई साचर्यवाद को फॉलो करता था, कोई क्षेत्रवाद को फॉलो करता था, कोई संरचनावाद को फॉलो करता था, मनोविश्लेषणवाद को फॉलो करता था सॉरी, कोई गेस्टाल्टवाद को फॉलो करता था, कोई प्रकार्यवाद को या कार्यवाद को मतलब फंक्शनलिज्म को फॉलो करता था, कोई व्यवहारवाद को फॉलो करता था, कोई संरचनावाद को फॉलो करता था या प्रयोगात्मक स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करता था। तो इनके है ना अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। हम देखेंगे संरचनावाद में अलग मनोवैज्ञानिकों के नाम मिलेंगे, प्रकार्यवाद में अलग मनोवैज्ञानिकों के नाम मिलेंगे, व्यवहारवाद में अलग मनोवैज्ञानिकों के नाम मिलेंगे, मनोविश्लेषणवाद में अलग अलग मनोवैज्ञानिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने क्या है ना काम किया है, एक स्कूल बना ली। मान लीजिए इस स्कूल के अंदर 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों की तरह ही उस स्कूल का नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? सर्वोदय चिल्ड्रन एकेडमी, ऐसे मान लीजिए। तो ऐसे ही मनोविज्ञान के अंदर भी कुछ स्कूल हैं जिनके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिकों को चुना गया और उस क्लास में रखा गया कि ये मनोवैज्ञानिक हैं, इस क्लास के अंदर हैं या फिर इस स्कूल के अंदर हैं, ये अध्ययन करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से अध्ययन किए, उन्होंने अपने मत दिए और फिर उन मतों को नकार करके दूसरे मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग स्कूल बनाई, अलग संप्रदाय बनाए और फिर उन्होंने अपने अपने मत दिए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के कई संप्रदाय हैं। देखो, दर्शन काल से लेकर के जो मनोवैज्ञानिक काल है, मनोवैज्ञानिक काल, यहाँ तक कई प्रकार के संप्रदायों का निर्माण हुआ और अलग अलग समय और स्थानों पर लोगों ने मनोविज्ञान के लिए विभिन्न विचार दिए जो आगे चल करके मनोविज्ञान के संप्रदायों के अंदर परिवर्तित हो गए। अब इन ही सभी के सभी संप्रदायों को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब फर्स्ट में अपन अगर देखते हैं दोस्तों, तो हमारा आता है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म को अपन समझें तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं, एक तो मनोवैज्ञानिक हुए हैं विलियम वुंट और एक हुए हैं दोस्तों उनके शिष्य टिचनर। कौन हुए हैं भाई? टिचनर। और एक हुए हैं विलियम वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट की स्पेलिंग देख लेना भाई, WUNDT। ठीक है, ये वॉन्ट आएगा। कहीं आप सोचो सर ये क्या लिख दिया आपने। तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों को संरचनावाद की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इनके विचारों ने संरचनावाद की नींव रखी थी, जिस पर आगे चल करके संरचनावाद के अस्तित्व का निर्माण हुआ और संरचनावाद को अस्तित्ववाद या अंतर्निरीक्षणवाद भी कहा गया। दो नाम और हमारे को इसके मिलते हैं। देखो, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु थी, अगर उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो वो थी चेतन अनुभूति। क्या थी? चेतन अनुभूति, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। टिचनर ने मनोविज्ञान को अनुभव करने वाले व्यक्तियों के अनुभवों का अध्ययन करने का विषय कहा था। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन टिचनर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो टिचनर जो है चेतना और मन के अंदर अंतर बताया इन्होंने। किसमें? चेतना और मन के अंदर इन्होंने डिफरेंस कर दिया और इन्होंने कहा कि चेतना जो है ना, चेतना से मेरा मतलब है उन सभी अनुभवों से जो किसी व्यक्ति में किए गए क्षण, क्या किसी व्यक्ति में या फिर दिए गए क्षण, मतलब इसको कह सकते हैं अपन पर्टिकुलर टाइम लैप, इसमें उपस्थित होते हैं। जबकि मन जो है, मन से मेरा मतलब है उन सभी अनुभवों से जो मनुष्य में जन्मजात होते हैं। तो जन्मजात जो होंगे वो तो मन से मतलब बता दिया टिचनर ने। और यहाँ पे चेतना से मतलब क्या बताया? चेतना से मतलब बताया कि उन सभी अनुभवों से जो किसी व्यक्ति में किसी दिए गए क्षण में उपस्थित होते हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइम लैप में उपस्थित होते हैं। और वुंट की अगर अपन बात करते हैं, वुंट ने चेतना के 2 प्रकार बताए थे दोस्तों। कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। एक तो संवेदन या संवेदना
और दूसरा बताया था उन्होंने भाव। तो ये दो प्रकारों के बारे में जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संवेदना के बारे में इन्होंने कहा था कि संवेदना जो है वो बाह्य पदार्थों की होती है और जो भाव है वो व्यक्ति के अंदर ही निहित होते हैं। लेकिन अगर टिचनर की बात करें तो टिचनर ने दो प्रकार नहीं बताए, टिचनर ने बताए थे तीन प्रकार। एक तो संवेदना बताया, एक भाव बताया। भाई टिचनर तो इनके शिष्य थे ना, तो दो तो इनके ले लिए, संवेदना सेंसेशन और भाव मतलब अनुराग फीलिंग या फिर आप कह सकते हो अफेक्शन। और तीसरा इन्होंने बताया था प्रतिमा। प्रतिमा बोल दीजिए, प्रतिबिंब बोल दीजिए, इमेज बोल दीजिए। तो ये तीसरा था इनका। तो तीनों के बारे में ध्यान रखना, दो तो दोनों के कॉमन है, संवेदना और भाव तो दोनों के कॉमन है, लेकिन टिचनर का एक और याद रखना प्रतिमा के बारे में भाई। तो चलो अपन नोट्स में देख लेते हैं एक बारी, आप लोग देख लेना इनको सबको। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं संरचनावाद की। संरचनावाद का प्रारंभ हुआ था 1879 के अंदर। कौन सी विधि? अंतर्दर्शन जो विधि है इसका प्रयोग इसके अंदर होता है। संरचनावाद के अंदर अंतर्दर्शन विधि को डेवलप करने का श्रेय इनको ही जाता है। इसका मुख्य जो प्रकरण था वो संवेदना था, ध्यान रखिएगा। क्या था मुख्य प्रकरण के बारे में ध्यान रखना भाई, क्योंकि टिचनर ने और वुंट ने दोनों ने ही संवेदना के ऊपर जोर दिया था, सेंसेशन के ऊपर जोर दिया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंसेशन। तो सेंसेशन या फिर हम कहें संवेदना, इसके ऊपर जोर दिया। बाकी भाव, अनुराग, फीलिंग या अफेक्शन, और तीसरा प्रतिमा, और या फिर अपन कहें, और तो नहीं कहेंगे, प्रतिमा को अपन प्रतिबिंब कह सकते हैं, इमेज कह सकते हैं। मुख्य प्रवर्तक कौन कौन है संरचनावाद के? विलियम वुंट और टिचनर। विलियम वुंट ने इस संप्रदाय के द्वारा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया, इसलिए विलियम वुंट को दुनिया का प्रथम प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। भाई ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए दुनिया का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट को कहा जाता है। ये बात आप यहाँ पर नोट कर लेना मेरे भाई। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं संरचनावादी मनोवैज्ञानिक। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। एक तो है विलियम वुंट, एडवर्ड बेडफोर्ड और टिचनर। इन सभी मनोवैज्ञानिकों को दोस्तों संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है मेरे भाई। इसके बाद में अगर दोस्तों अपन बात करें संरचनावाद के कुछ अन्य नामों की, तो संरचनावाद के कुछ अन्य नाम जैसे आत्मनिरीक्षण, अस्तित्ववाद, ये दो इसके अन्य नाम भी हैं। अब यहाँ पे अपन चलते हैं भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला सन 1915 में सेनगुप्त के द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित करी गई थी। भाई इसका भी तुम ध्यान रख लेना, किसके द्वारा स्थापित करी गई? सेनगुप्त के द्वारा। कहाँ पर? कोलकाता विश्वविद्यालय में। और ये भारत की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी, जो कि कब स्थापित करी गई? 1915 में। आगे हम देखते हैं विलियम वुंट ने चेतना की दो विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? गुण और तीव्रता। दो विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना, वुंट ने बताई है, विलियम वुंट ने। किसकी? चेतना की, या फिर हम कहते हैं क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। टिचनर ने चेतना की चार विशेषताएं बताई हैं, विलियम वुंट ने तो दो बताई, गुण और तीव्रता। टिचनर ने बताई चार विशेषताएं। कौन कौन सी? तीव्रता और गुण तो आई जाएगी, उसके बाद में अवधि, टाइम कह दीजिए आप, या फिर आप स्पष्टता कह दीजिए। चौथी विशेषता ये है स्पष्टता, मैं कहूँ आपका क्लैरिटी हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये दोनों की विशेषताएं देख ली आपने। विशेषता किसकी? वुंट की। चेतना की दो विशेषताएं, गुण और तीव्रता, और यहाँ पर दोनों आ जाएंगी, तीव्रता और गुण। उसके बाद में अवधि और स्पष्टता को और ऐड करना है। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा व्यवहारवाद संप्रदाय ने दिलाया था। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों ये वाला, कि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कौन से संप्रदाय ने दिलाया? तो व्यवहारवाद ने दिलाया। सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का जो प्रयोग है ये हुआ था विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहले व्यवहारवाद शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किया गया कौन सी पुस्तक में किया गया? प्रश्न आ सकता है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 1905 में पब्लिश हुई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों अगला जो अपना वाद आता है उसके बारे में बात करेंगे अपन, प्रकार्यवाद। इसी को हम कहते हैं कार्यवाद, इसी को हम कहते हैं कार्यात्मकवाद, और इसी को अपन कहते हैं फंक्शनलिज्म। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सारे के सारे नाम आपके प्रकार्यवाद के ही हैं। प्रकार्यवाद, कार्यवाद या कार्यात्मकवाद, फंक्शनलिज्म। अच्छा दोस्तों, अपन यहाँ पे बात करें इसके प्रारंभ की, तो इसका प्रारंभ हुआ 1900 ईस्वी के अंदर, और इसके अंदर जो विधि प्रयोग में ली जाती है वो है अंतर्दर्शन निरीक्षण विधि। इसका जो मुख्य प्रकरण था चेतना के कार्य, व्यवहार, अधिगम,
आप कहेंगे सर ये विधि क्या है? अंतर्दर्शन निरीक्षण। देखो विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा, मनोविज्ञान की विधि अपन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे भाई। तो मनोविज्ञान की विधियां अपन पढ़ेंगे, चिंता मत करो। मुख्य प्रकरण जो है चेतना के कार्य और व्यवहार, यानी कि अधिगम और व्यवहार के ऊपर जोर दिया गया है प्रकार्यवादियों के द्वारा। प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन है इसके? विलियम जेम्स, डीवी और एंजल। तो जॉन डीवी के बारे में बात करेंगे, हेजल के बारे में, और आपके विलियम जेम्स। विलियम जेम्स यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में हम देखें प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक जॉन डीवी प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में बात करें तो जॉन डीवी का नाम आपके सामने आएगा मेरे भाई। प्रकार्यवाद के बारे में और अपन बात करें तो प्रकार्यवादी जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनका जो मुख्य बल था वो अधिगम की प्रक्रिया पर था, लर्निंग प्रोसेस पर था केंद्रित मेन रूप से। ये ध्यान रखना, ये इस प्रकार्यवाद के अंदर सर्वाधिक इंपॉर्टेंट लाइन यही है भाई। इसको मैंने बिल्कुल रेड लाइन में डाल दिया है मैंने, तो तुम्हारे पक्का याद होनी चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? प्रकार्यवादी जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनका मुख्य बल किस चीज पे केंद्रित था? तो वो था अधिगम की प्रक्रिया पर, लर्निंग प्रोसेस पर। अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स माने जाते हैं। ये संप्रदाय पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल देता है। किसके ऊपर बल देता है? पाठ्यक्रम की जो उपयोगिता है, सिलेबस की या करिकुलम की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है। कौन सा? प्रकार्यवाद। विलियम जेम्स की विचारधारा पर आधारित संप्रदाय है। पूछ सकता है कि बताइए कौन सा संप्रदाय विलियम जेम्स की विचारधारा पर आधारित है? तो प्रकार्यवाद कह दीजिए, कार्यवाद कह दीजिए, फंक्शनलिज्म कह दीजिए या कार्यात्मकवाद कह दीजिए, यही है। तो प्रकार्यवाद के बारे में तुम्हारे को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अपन इन शॉर्ट कहें प्रकार्यवाद के बारे में, तो प्रकार्यवाद के उद्भव को लेकर के देखो मैं आपसे बात करूं तो आज भी विरोधाभास चल रहा है। अभी तो कोई निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, लेकिन कुछ अध्ययन है उनके अनुसार हमारे को ये पता चलता है कि जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स हैं उनसे इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है। इस बात के द्वारा जेम्स ने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता यानी कि जो फंक्शनल यूटिलिटी है उसके ऊपर बल दिया था। वैसे अगर देखें प्रकार्यवाद के बारे में तो प्रकार्यवाद के अनुसार मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो वस्तु नहीं होती हैं, बल्कि उनमें जो गतिशीलता है वो निरंतर रूप से घटित होती रहती है। तो इस तरह से अपना खत्म होता है प्रकार्यवाद या कार्यवाद या फिर आपका फंक्शनलिज्म। आगे दोस्तों अपना आता है व्यवहारवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब, ध्यान रखना यहाँ पे। व्यवहारवाद आपके जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं उनमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरिज्म को अपन देखें तो इसका जो प्रारंभ है वो हुआ था दोस्तों 1913 से। कौन सी विधि यहाँ पर काम आती है? निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना भाई, आगे विधियाँ पढ़ेंगे तब काम आएगा ये। अन्य नाम जो है व्यवहारवाद का वो अनुभूतिवाद संप्रदाय भी कहते हैं। इसका जो मुख्य प्रकरण है वो है व्यवहार या फिर व्यवहार पशु, यानी कि पशुओं का व्यवहार या व्यवहार पशु के ऊपर। प्रवर्तक इसके हैं वाटसन और पावलोव मुख्य रूप से। समर्थन करता है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और टोलमैन। इन लोगों ने इसका क्या किया था दोस्तों? समर्थन किया था मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जो व्यवहारवाद है इसका प्रारंभ तो हो गया 1913 में। विधि निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें। अन्य नाम अनुभूतिवाद संप्रदाय, मुख्य प्रकरण व्यवहारवाद। व्यवहार प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो वाटसन है, पावलोव है। समर्थन करता थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और टोलमैन, ठीक है। मूल व्यवहारवादी किसको माना जाता है? तो बीएफ स्किनर को माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए व्यवहारवादियों में मूल व्यवहारवादी कौन थे, तो बीएफ स्किनर थे, ठीक है। ये मूल व्यवहारवादी माना जाता है, लेकिन व्यवहारवाद में सर्वाधिक योगदान पूछे ना तो फिर वहां पर वाटसन नाम आएगा भाई, ध्यान रखना। व्यवहारवाद संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाले वाटसन ही थे। 1913 में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। अमेरिका के रहने वाले थे। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स को जन्म दिया था भाई। अधिगम के अंदर अपन अपने को ये बहुत सारी चीज़ें ये जो है ना ये काम आएंगी सारी की सारी। वाटसन के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें भी अपन देख लेते हैं। इन्होंने बेसिकली 3 पुस्तकों के ऊपर अध्ययन किया। 3 पुस्तकें अपने जीवन काल के अंदर मनोविज्ञान के क्षेत्र में निकाली, तो उनको याद करना जरूरी है। आजकल इनकी पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं भाई, आपको पहले बोल रहा हूँ, तो उनकी पुस्तकें याद कर लेना। मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा, ये इनकी पहली पुस्तक थी जो कि 1914 में पब्लिश हुई थी, और व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या इसी पुस्तक के अंदर की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए व्यवहार शब्द की जो सबसे पहले दुनिया के सामने व्यवहार शब्द जो है, बिहेवियर जो शब्द है, वो कब दुनिया के सामने आया, तो 1914 के अंदर। कैसे आया, किसके थ्रू आया? वाटसन की पुस्तक मनोविज्ञान व्यवहार की तुलनात्मक अवधारणा,
इस पुस्तक से सामने आया, या फिर हम इसको कह सकते हैं ए कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर। तो ये पुस्तक वाटसन के द्वारा लिखी गई। सबसे पहले बिहेवियर शब्द का प्रयोग इसमें मिला, 1914 में ये पुस्तक पब्लिश हुई। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है दोस्तों एन अप्रोच टू बिहेवियरल साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1919 के अंदर, 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तीसरी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, 1925 में प्रकाशित हुई और संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन की बात इसी के अंदर करी गई है। जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये इसी पुस्तक से लिया गया कॉन्सेप्ट है सारा का सारा, जो अपनी पुस्तकों में चलता है। एनसीईआरटी में, इग्नू की जो भी बुक्स हैं, सभी में जो भी चलता है वो यहीं से चलता है, इसी पुस्तक में से। तो ये व्यवहारवाद था आपका। अब व्यवहारवाद में हमने क्या क्या सीखा दोस्तों? सबसे पहले अपन ने देखा इसके अंदर कि भाई इसका अन्य नाम क्या है, अनुभूतिवाद अपन इसको कह सकते हैं। इसकी विधि का कौन से प्रयोग किया जाता है? निरीक्षण विधि का। 1913 में इसका प्रारंभ हुआ। मुख्य प्रकरण व्यवहार या पशु का व्यवहार। प्रवर्तक जो हैं इसके वाटसन और पावलोव, समर्थनकर्ता थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और टोलमैन। मूल व्यवहारवादी बीएफ स्किनर को माना जाता है। व्यवहारवाद का पिता या व्यवहारवाद का प्रतिपादन या व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन को कहा जाता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स को जन्म दिया था। आगे हम देखेंगे इसको। वाटसन की 3 पुस्तकों के बारे में भी हमने देख लिया। मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा, दूसरी पुस्तक अपन ने देखी मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण यानी कि एन अप्रोच टू बिहेवियरल साइकोलॉजी, 1919 में प्रकाशित हुई। व्यवहार या बिहेवियरिज्म 1925 में प्रकाशित हुई और इसी के अंदर कंप्लीट बिहेवियर की स्टडी की बात करी गई है। तो अब इसको इन शॉर्ट अपन बनाएं तो व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? वाटसन के द्वारा की गई। कई जगह आपको 1913 मिलेगा, कई जगह आपको 1914 मिलेगा, जो भी मिले आप कर दीजिएगा। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। यानी कि वाटसन ने मनोविज्ञान को क्या बताया? एक तो बता दिया ऑब्जेक्टिव और एक बता दिया दोस्तों, क्या बता दिया? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बताया। यानी कि वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान वाटसन ने बताया। इसका जो सैद्धांतिक उद्देश्य था वो था व्यवहार का अंदाजा लगाना कि व्यवहार किस प्रकार होता है, क्या होता है, और उसके ऊपर कंट्रोल भी करना। व्यवहारवाद चेतना का विज्ञान ना होकर के व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा कहा गया व्यवहारवाद के अंदर। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? वाटसन के व्यवहारवाद के कारण ही उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स की उत्पत्ति हुई। वाटसन ने दर्शन के संबंध में मन और आत्मा को मनोविज्ञान में लाना गलत समझा था, इसीलिए उसने अपने व्यवहारवाद में संवेदना, ज्ञानेंद्रियां और जो पेशीय ग्रंथियां हैं उनको सम्मिलित करके वस्तुनिष्ठ रूप से निरीक्षण करके योग्य बनाया और तथ्य को स्वीकार किया। वाटसन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे को देखने को मिलती हैं। देखो, वाटसन जो थे ये ऐसी घटनाओं या वस्तुओं को मानते थे जो दृश्य हो, हमारे को महसूस की जा सके या हम देख सकें, प्रत्यक्ष अनुभव की जा सके, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे वाटसन। आपको पता है दोस्तों, वाटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई थी। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो थी प्रेक्षण विधि, पढ़ेंगे अपन, मतलब ऑब्जर्वेशन विधि जिसको अपन बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक विधि इन्होंने बताई थी अनुबंधन विधि बताई थी, मतलब कि कंडीशनल या कंडीशन कर देते हैं। एक बताई थी परीक्षण मतलब टेस्टिंग, ठीक है। और चौथी विधि बताई थी इन्होंने दक शाब्दिक रिपोर्ट। ये क्या थी? इसको अपन बोल सकते हैं वर्बल रिपोर्ट, ठीक है। दक शाब्दिक रिपोर्ट या वर्बल रिपोर्ट। तो इस तरह से 4 वाटसन के द्वारा बताई गई विधियां हैं। इनके बस आपको नाम याद रख लेने हैं, ये इतना ही काफ़ी है। आगे दोस्तों अपना आता है गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद, गेस्टाल्टलिज्म, ठीक है। तो अपन गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करते हैं अपन, ठीक है भाई, ओके। साइकोलॉजी, देखो गेस्टाल्ट स्कूल को जो स्थापना है इसकी वो कब की गई थी या प्रारंभ कब किया गया था? 1912 में किया गया, ध्यान रखिएगा, 1912 में। गेस्टाल्टवादियों ने सर्वाधिक बल जो दिया वो दिया दोस्तों बुद्धि पर। किस पे दिया? बुद्धि पर। जो भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बुद्धि के ऊपर बल दिया। इसका जो अन्य नाम है वो है संज्ञानवाद, पूर्णतावाद,
पूर्णाकारवाद या संपूर्णतावाद। देखो भाई, इसके नाम आपको याद रखने हैं। देखो, एक फील आ रहा है ना अपने को, एक ऐसे लग रहा है कि पूरी तरह से बात हो रही है, मतलब संपूर्णता की बात होती है यहाँ पे गेस्टाल्टवाद में, क्योंकि इसका नाम ही दूसरा क्या है, समग्रवाद है। तो देखो, पूर्णता, पूर्णाकार, संपूर्णता, ऐसा कोई नाम मिले ना तो समझना ना गेस्टाल्टवाद की बात हो रही है यहाँ पे, संज्ञानवाद। ठीक है, तो इसका जो मुख्य प्रकरण था वो था प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और अंतर्दृष्टि। अब आप कहेंगे सर, ये प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, प्रत्यक्षीकरण जो होती है ना, ज्ञान की दूसरी पीढ़ी मानी जाती है, या फिर ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी बोल सकते हैं अपन इसको। सबसे पहले वस्तु द्वारा उत्तेजना उत्पन्न होने पर संवेदना होती है। संवेदना का हमारे प्राचीन अनुभवों से कोई संबंध नहीं होता है, और ना ही संवेदना द्वारा कोई वस्तु का पूरा ज्ञान प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार संवेदना ज्ञान की क्या होती है, पहली सीढ़ी होती है। जब हम किसी वस्तु को देखना, सुनना और स्पर्श मतलब टच करने की या फिर सूंघने की जो प्रक्रिया है वो करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, हमें ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वस्तु क्या है। सबसे पहले की बात कर रहे हैं अपन, स्टार्टिंग में कोई भी वस्तु को पहली बार किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, पर यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वस्तु क्या है, तब तक वो क्या है, संवेदना होती है। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए आपके घर के आसपास में या फिर कहीं दूसरी जगह आप गए, ऐसी कोई वस्तु आपको वहाँ पर दिख गई जो आपके परिवेश में नहीं थी, जहाँ पर आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी एप्पल नहीं देखा। क्या नहीं देखा? आपने कभी एप्पल नहीं देखा है आपकी ज़िंदगी में जब आप छोटे थे, और आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए, जैसे मान लीजिए कश्मीर में आप चले गए, वहाँ पर आपको एप्पल दिखे, एप्पल की खुशबू आई, तो आप केवल उसकी संवेदना ही ले रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उस वस्तु को आपने कभी देखा नहीं है, उस वस्तु को कभी आपने टच नहीं किया, उस वस्तु की कभी आपने खुशबू भी नहीं ली, तो ये कुछ भी नॉलेज नहीं है आपको किसी वस्तु के बारे में, तब तक तो वो संवेदना है। ठीक है, तो ये डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे ये चीज़ क्या है। किंतु जब हम उस वस्तु के विषय में निश्चित निर्णय की स्थिति में होते हैं तथा हम ये जान पाते हैं कि ये एप्पल है, ये पेंसिल है, या फिर ये अमुक व्यक्ति की आवाज़ है, या फिर ये कोई गुलाब के पुष्प की गंध है, ये सब क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। जब हमें पता चल जाता है तो वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। समझ में आई? तो इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के पूर्व अनुभव पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक ये पूर्व ज्ञान नहीं होगा ना कि जिस वस्तु की संवेदना हमारे को हुई है वो क्या है, तब तक उसके विषय में हम डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने कभी गुलाब के फूल की खुशबू का अनुभव नहीं किया, वो उसकी खुशबू की संवेदना के द्वारा प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं, है ना, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति, उन्होंने किसी आवाज़ की संवेदना सुनाई दी उनको, तो ये संवेदना चारों ओर व्यक्तियों के लिए समान थी, जो भी 4 व्यक्ति थे उनके लिए समान थी, किंतु इस आवाज़ के विषय में केवल वही व्यक्ति निर्णय देने में समर्थ होगा जिसने उस पूर्ण आवाज़ का श्रवण करने और उसकी पहचान स्थापित की होगी। यानी कि अनुभव के आधार पर एक ही उद्दीपक के विषय में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, किंतु ऐसी जो स्थिति है उसमें केवल उसी व्यक्ति के मत को प्रत्यक्षीकरण कहा जाएगा जो व्यक्ति अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर निश्चित निर्णय देगा कि ये व्यक्ति शेर की आवाज़ है, कि ये बाहर से लोमड़ी की आवाज़ आ रही है, ये चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण की क्रिया में पूर्व अनुभव या स्मृति का होना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में संवेदना, पूर्व अनुभव और स्मृति के अलावा जो हमारी मानसिक तत्परता है, समय, स्थानीय लक्षण, गति, संवेदनाएं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे अर्धचेतन के संस्कार हैं, वो सब भी इसमें हेल्प करने वाले फैक्टर होते हैं, तत्व होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको प्रत्यक्षीकरण के बारे में। स्मरण मतलब याददाश्त की बात हो रही है, और अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का मतलब है किसी विशेष संदर्भ में विशिष्ट कारण और प्रभाव की समझ। इसी को हम क्या कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। यानी कि दुनिया के बारे में कोई नए सिद्धांत विकसित करना और उनका परीक्षण करना, वही आपका अंतर्दृष्टि कहलाएगा। मतलब एक गहन सोच। विधि कौन सी काम आती है इसमें? गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद में अंतर्दर्शन निरीक्षण विधि के बारे में ध्यान रखना, अंतर्दृष्टि से अंतर्दर्शन याद रख लेना। प्रमुख प्रवर्तक जो हैं गेस्टाल्टवाद के वो हैं मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन, कुर्ट लेविन जिनका नाम है पूरा। तो याद रखना, गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो इसके समर्थन करता है, जो इसके प्रवर्तक हैं? मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन, कुर्ट लेविन।
तो ये सारे के सारे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। गेस्टाल्टवादियों की मनोविज्ञान को जो प्रमुख देन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक तो व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षा उद्देश्य, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, अभिप्रेरणा पर बल। ठीक है भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, गेस्टाल्टवादियों की मनोविज्ञान को प्रमुख देन है। गेस्टाल्टवादियों ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया बड़ा लाजवाब योगदान था। इन्होंने बताया कि व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए, बच्चों के अनुसार निर्माण होना चाहिए। एक पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जीरो से लेकर के हीरो बन सकें। इस तरह के पाठ्यक्रम का जो करिकुलम है उसको सेट करने की प्रोसेस इन्होंने बताई। शिक्षा का उद्देश्य बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन का। पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसके बारे में बताया। वैसे अगर देखा जाए ना तो अधिगम का सिद्धांत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें क्या होता है ना, पहले किसी प्राणी या पदार्थ के समग्र रूप को देखा जाए और बाद में उसके अंग जो प्रत्यंग हैं उनको समझने की सरलता हो सकती है फिर उसके बाद में, क्योंकि बालक के मस्तिष्क में पहले प्राणी या पदार्थ के समग्र रूप का चित्र खींचना होता है, बाद में उसको अलग अलग जो उसके प्रत्यंग होते हैं, अंग होते हैं, उनके बारे में जानकारी देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटा बालक है, व्यक्ति को देख करके वो ये तो जान जाएगा कि ये व्यक्ति प्राणियों में जो पशु हैं उनसे अलग है, मतलब इतना तो डिफरेंस कर जाएगा, परंतु वो धीरे धीरे ही समझ पाते हैं कि उनके विभिन्न अंगों के अलग अलग कार्य क्या हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे जो हमारी भाषा से संबंधित एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। पहले वाक्य या फिर शब्द के रूप को बताने के पश्चात ही शब्दों में वर्णों और वाक्य में शब्दों के स्थान के महत्व को बताना अच्छा होगा। ये होता आपका पूर्ण से अंश की ओर, तभी बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान है तो वनस्पति विज्ञान में पहले पौधे के स्वरूप को बताना पड़ेगा, उसके बाद में उसके जो बाकी अंग हैं, जो उसकी छाल है, जो उसकी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, जो उसके फल आएंगे, उन सब के बारे में बताना बाद में जरूरी होगा। पहले आप पूरे के पूरे पौधे के बारे में बताइए, पेड़ के बारे में बताइए। तो इसी सूत्र को क्या कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र होता है, ये अधिगम का सूत्र है। एक अभिप्रेरणा के ऊपर बल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या, अभिप्रेरणा पर बल, पूरा अभिप्रेरणा का चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं भाई, तो चिंता मत करो तुम, ये सब आ जाएगा आपके। तो गेस्टाल्टवादियों ने जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया ना भाई, बहुत ही शानदार योगदान था। मनोविश्लेषणवाद के बारे में बात करें तो अब देखते हैं मनोविश्लेषणवाद को। तो मनोविश्लेषणवाद जो है आपका, इसकी शुरुआत करी गई थी 1912 में। तो ये जो स्कूल है आपकी कब स्थापित हुई, 1912 में। सिगमंड फ्रायड को दिया जाता है पूरा का पूरा श्रेय। किसको दिया जाता है भाई, सिगमंड फ्रायड को पूरा का पूरा श्रेय दिया जाता है। इसमें फ्रायड जो है वो अचेतन मन का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ना आपका, उसके बारे में फ्रायड ने मन को एक वैज्ञानिक रूप देकर के समझाने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में बात करी थी। 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था उन्होंने। जैसे एक तो ज्ञात मतलब कॉन्शियस, एक होता है अर्धज्ञात मतलब कि आप प्रीकॉन्शियस बोल सकते हैं, और एक होता है अज्ञात अनकॉन्शियस, जो कि आगे चल करके 3 भागों में वर्गीकृत हुए, जिनको अपन कहते हैं इदम, इड। दूसरा होता है अहम, ईगो। तीसरा होता है परा अहम, परा अहम बोल सकते हैं, आप परा हम बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, सुपर ईगो। तो 3 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया था। फ्रायड ने अचेतन के बारे में अध्ययन की जो कुछ विधियां थी वो भी बताई थी, जैसे मुक्त साहचर्य विधि, प्री एसोसिएशन मेथड, सम्मोहन, हाइपोसिस, स्वप्न की व्याख्या, ड्रीम इंटरप्रेशन, 3-4 विधियां भी बताई थी इन्होंने। तो इस तरह से मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं अपन। तो प्रारंभ 1912 में हुआ। प्रवर्तक फ्रायड और एडलर हैं। जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड है। अन्य समर्थक कौन कौन हैं, एल्फ्रेड एडलर और कार्ल युंग। ये मनोविश्लेषणवाद के अन्य समर्थक करता हैं जो फॉलो करते हैं मनोविश्लेषणवाद को। इसका जो मुख्य प्रकरण था वो था अचेतन अवस्था। क्या था, अचेतन अवस्था। हमारा जो मन होता है ना दोस्तों, 90% मन तो हमेशा हमारा सोया रहता है। यानी कि मन की बात करें, मस्तिष्क की बात करें, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी बात कर रहे हैं।
यहाँ पर जो विधि होती है वो है परीक्षा निरीक्षण विधि। कौन सी? मनोविश्लेषणवाद, परीक्षा निरीक्षण विधि। मनोविश्लेषणवाद का जो मुख्य केंद्र है वो है अचेतन मन। ठीक है भाई, याद रखना अचेतन मन होता है। फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं के बारे में बात करी है, इसके ऊपर विशेष बल दिया है। फ्रायड का मानना था कि जो द्वंद्व होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर जैसे असामान्य व्यवहारों के कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। तो द्वंद्व और मानसिक विकार जो होते हैं वो असामान्य व्यवहार मुख्य कारण होता है, जिसकी वजह से अचेतन मन में छिपे हुए होते हैं। ये फ्रायड का मानना है। फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन या अवचेतन मन, जिसको अपन कह सकते हैं, जो कि अपन देख चुके। चेतन मन जो होता है वो 10 भाग में से 1 भाग ही होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 में से 10% चेतन मन होता है, बाकी आपका अचेतन मन होता है 90%। याद रखिएगा, ओके। और इनका दोनों का जो सम्मिलित रूप है अर्ध में आ जाएगा। एक संप्रदाय आता है दोस्त अपना, मानवतावाद संप्रदाय, ह्यूमनिज्म। मानवतावाद संप्रदाय की बात करें अपन तो इसका प्रतिपादन किया था अब्राहम मैस्लो ने, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अन्य नाम आवश्यकतावाद, मांगवाद और आशावाद। आवश्यकतावाद का सिद्धांत किसे कहते हैं? मानवतावाद के सिद्धांत को। मांगवाद या आशावाद, भाई आशा है ना किसी चीज़ की तो मांग ही हो रही है वो। तो भाई हम कोई चीज़ की नीड पड़ रही है तो उसको आशा भी कह सकते हैं, मांग भी कह सकते हैं, और आवश्यकता भी कह सकते हैं। बस यही सारे के सारे नाम हैं मानवतावाद संप्रदाय के। इसका जो मुख्य प्रकरण है ना, मानव की आवश्यकताओं और आत्मानुभूति पर विशेष बल दिया गया। भाई इसीलिए तो इसका नाम मानवतावाद पड़ा ना। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हैं? मनुष्य जो अनुभूति करता है आत्मा से, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया गया, ज़्यादा बल दिया गया मानवतावाद संप्रदाय के अंदर। तो ये आपका मानवतावाद संप्रदाय हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने जो मनोविज्ञान है, इसकी संप्रदाय हैं, स्कूल है, उनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में मनोविज्ञान की जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनको लेकर के। सारे के सारे मेथड्स मैं आपको एक ही वीडियो में करवाऊंगा दोस्तों, ज़्यादा वीडियो नहीं डालूंगा इसमें। एक ही वीडियो में जो भी अपनी विधियां हैं ना, मनोविज्ञान की विधियां, कंप्लीट विधियों को मैं एक ही वीडियो में करवाऊंगा भाई। अब मेरे को 3 दिन लग सकते हैं इस वीडियो को डालने में। आप मत बोलना कि सर डेली क्लास नहीं आ रही है। हो सकता है 3 दिन में मैं क्लास रिकॉर्ड करूँगा और फिर उनको जोड़ करके आप लोगों को मैं बता दूंगा, आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा। कंप्लीट वीडियो आएगा मनोविज्ञान की विधियों का। कोर्स की चिंता मत करो, कोर्स पूरा करवाऊंगा, टेंशन मत लो। और एनईपी 2020 का नया वीडियो मैंने डाल दिया है मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, आप देख लेना, उसको कंप्लीट डाल दिया है। तब तक आप अपनी बुक मंगवा लो, मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो और यहाँ से बुक ऑर्डर कर दो भाई। ओके, बुक ऑर्डर कर दोगे तो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी और पढ़ना शुरू कर दो भाई। बुक में से बहुत ही शानदार लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में ये क्लासेज लेने के बाद में अगर आप बुक में पढ़ रहे हो तो भाई आपकी तैयारी, आपकी एक सब्जेक्ट की हेडेक तो बहुत ईजीली ख़त्म होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, धन्यवाद।